बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक साधारण सा आदमी रहता था। रामू के परिवार में उसकी बेटी राधिका और उसका बेटा रतन लाल था। रामू एक सीधा साधा मेहनती और ईमानदार आदमी था। वो गांव में मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहा था। कुछ दिन बाद उसकी बेटी राधिका की शादी अब तय हो चुकी थी। जब यह बात गांव के जमींदार को पता चली तो जमींदार सोचने लगा, अच्छा, तो रामू की बेटी की शादी तय हो गई है। रामू ही अपने आप को रईस समझता है। सारे गांव ने मुझसे कर्ज ले रखा है, लेकिन रामू ही अकेला ऐसा आदमी है जिसने मुझसे कर्ज नहीं लिया। आज तक वह मेरे सामने कभी कर्ज मांगने के लिए नहीं आया। उसे इस बात का बहुत घमंड है। मैं भी देखता हूँ ये शादी कैसे होती है। अभी मेघा और बिल्ला को बुलाता हूँ। जमींदार मेघा और बिल्ला को बुलाया। मेरी बात ध्यान से सुनो। पता लगाओ कि रामू ने अपनी बेटी की शादी के लिए जो जेवर बनवाए हैं कहाँ पर रखे हैं, और तुम दोनों जाकर उनको हर हालत में चुरा लो। कुछ भी करके मुझे वह जेवर चाहिए, नहीं तो तुम दोनों की खैर नहीं। तुम दोनों बिना काम किए वापस मत लौटना। मैं रामू को अपने पैरों पर गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता हूँ। वे दोनों कहने लगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए जमींदार जी, आज रात को ही आपका काम हो जाएगा। और फिर मेघा और बिल्ला दोनों रात को रामू के घर में चोरी करने के लिए घुस गए और मौका मिलते ही उसके सारे जेवर और धन चुरा लिया और वापस जमींदार के पास पहुंचे और कहने लगे, जमींदार जी यह लीजिए, हमने आपका काम कर दिया। यही है सारा धन और सारे जेवर। अब देखता हूँ कि रामू अपनी बेटी की शादी कैसे करता है और मेरे पास कैसे नहीं आता है। अपने आप को बड़ा रईस समझता है। अब तो उसे मेरे पास आना ही पड़ेगा। अगली सुबह जब रामू को पता चला कि उसके घर में चोरी हो चुकी है तो वह बहुत चिंता में डूब गया। भगवान की मूर्ति के सामने कहने लगा, हे मुरारी, मैंने तेरी इतनी भक्ति की और यह मेरे साथ क्या हो गया। 2 ही दिन के बाद मेरी बेटी की शादी है। अब मैं लड़के वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। और यह कहते हुए रामू की आंखों से आंसू आ गए। रामू का बेटा रतन कहने लगा, पिताजी, अब जो होना था वह तो हो गया। अब आगे क्या करना है ये हमें सोचना चाहिए। शादी को तो हम तोड़ नहीं सकते। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अगर यह शादी टूट गई तो हमारी बहुत ही बदनामी हो जाएगी। मुझे तो लगता है कि आपको जमींदार से कुछ रकम उधार में ले लेनी चाहिए ताकि हम राधिका की शादी आराम से कर सकें। बाद में हम कुछ ना कुछ करके सारा कर्जा चुका ही देंगे। अभी हम लोगों को सिर्फ शादी के बारे में ही सोचना चाहिए। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। मैं अभी जमींदार साहब के पास जाकर कुछ पैसे कर्ज लेकर आता हूँ। यह कहकर रामू जमींदार के पास जाने के लिए घर से निकल गया। जमींदार रामू को अपने घर पर आता हुआ देखकर कहने लगा, आओ रामू, आओ। कैसे आना हुआ? सुना है तुम्हारी बेटी की शादी तय हो गई है। मालिक हुई तो है, लेकिन एक अनर्थ हो गया। कल रात को मेरे घर पर चोरी हो गई और जितने भी जेवर और पैसे थे वह सब चोर उठाकर ले गए। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। जमींदार को तो पहले से ही सब कुछ पता था, फिर भी वह नाटक करते हुए कहने लगा, अरे यार रामू, ये तो बहुत बुरा हुआ। खैर तुम चिंता मत करो। ये बताओ कि यहाँ पर कैसे आना हुआ? मालिक, मैं आपसे उसी बारे में बात करने के लिए आया हूँ। आप तो जानते हैं कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। इसी वजह से मुझे धन की आवश्यकता है। यह सुनकर जमींदार मन ही मन बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा, ये हुई ना बात। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। उसने रामू से कहा, देखो रामू भाई, कर्ज तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम चुकाओगे कब? तुम्हारे पास तो गिरवी रखने के लिए भी कुछ नहीं है। मालिक, मैं और मेरा बेटा दोनों बहुत ही मेहनत करेंगे, बहुत काम करेंगे और जल्दी से जल्दी आपकी पाई पाई चुका देंगे। मुझ पर विश्वास कीजिए मालिक। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। ऐसा कहकर जमींदार ने रकम की थैली रामू को पकड़ा दी। रामू वो पैसे लेकर वहां से चला गया और फिर उसने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की। कुछ दिनों के बाद उसका बेटा रतन रामू से कहने लगा, पिताजी, शादी तो बहुत ही अच्छे से निपट गई। अब हमें जमींदार का कर्जा भी चुकाना होगा, इसलिए मुझे कहीं काम की तलाश में निकलना होगा। इतना कहकर रतन गांव में काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। वह पूरा दिन गांव में काम ढूंढता रहा। बहुत सारी जगह जाकर उसने पूछा, लेकिन उसे कहीं पर भी कोई काम नहीं मिला। आखिरकार वह निराश होकर अपने घर वापस आ गया और अपने पिता से कहने लगा, पिताजी, मैंने गांव में बहुत काम ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं पर भी कोई काम नहीं मिल रहा।
मैं जमींदार के यहाँ पर भी गया था, लेकिन उन्होंने भी मुझे मना कर दिया। मुझे लगता है कि गांव में शायद मुझे कोई काम नहीं मिल पाएगा, इसलिए मुझे नगर में जाकर ही काम ढूंढना पड़ेगा। शायद वहां पर कुछ काम मिल जाए। तुम ठीक कहते हो बेटा। तुम तो जानते ही हो कि मैंने आज तक कभी किसी से उधार नहीं लिया। पहली बार हमारे मुश्किल समय में जमींदार ने हम पर भरोसा करके पैसे दिए हैं। जमींदार एक अच्छा आदमी है, हमें उसके पैसे समय रहते लौटा देने चाहिए। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं शहर जाकर कुछ ना कुछ काम जरूर ढूंढ लूंगा और जल्दी से जल्दी जमींदार का कर्जा लौटा दूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इतना कहकर रतन नगर की ओर चला गया। किस्मत का करिश्मा ऐसा हुआ कि वहां पर उसे एक सेठ के यहाँ पर अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ ही दिनों के बाद रतन पैसे कमाकर गांव वापस लौट आया। लौटते ही उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आपके आशीर्वाद से मुझे नगर में अच्छी नौकरी मिल गई है और मैंने अच्छी खासी रकम भी जमा कर ली है। उसने रकम की थैली अपने पिता को दी और कहा, पिताजी, अब आप जाकर जमींदार का सारा कर्जा चुका दीजिए। बेटा, ये तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। मैं दिन रात यही सोचता रहता था कि जमींदार का पैसा समय पर लौटा पाऊंगा या नहीं। आज तुमने यह खुशखबरी देकर मुझे चिंता मुक्त कर दिया है। मैं अभी जाकर जमींदार का पैसा वापस लौट आता हूँ। अच्छा पिताजी, आप जाइए और पैसे लौटा आइए। लेकिन मुझे तो अभी शहर वापस जाना होगा, क्योंकि मुझे अभी वहां पर काफी काम है। मैं वापस निकलता हूँ। यह कहकर रतन वापस नगर की तरफ लौट गया। इसके बाद रामू पैसे लेकर जमींदार के घर की तरफ चल दिया। जमींदार के घर पहुंचकर वह जमींदार से कहने लगा, जमींदार जी राम राम। जमींदार ने रामू को देखा तो कहा, आओ रामू, कैसे आना हुआ? क्या तुम्हें और पैसों की जरूरत पड़ गई? नहीं मालिक, मैं तो पुराना लिया हुआ कर्ज वापस लौटाने के लिए आया हूँ। आपने आवश्यकता के समय मेरी सहायता की, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अरे वाह, बड़ी जल्दी पैसों का इंतजाम कर लिया तुमने। जबकि जमींदार मन ही मन सोच रहा था, अगर इसने इतनी जल्दी कर्जा चुका दिया तो मुझे ब्याज बहुत ही कम मिलेगा। इस तरह से मेरा तो कर्जा देने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। इस अनपढ़ गवार रामू से और पैसे निकलवाने होंगे। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी रामू बोला, जमींदार साहब, मेरे बेटे ने शहर जाकर बहुत मेहनत की, इसलिए आज मैं पैसे चुका पा रहा हूँ। भगवान की कृपा से रतन को शहर में नौकरी मिल गई है। अच्छा, तो रतन शहर जाकर पैसे कमाने लगा है। इसके बाद जमींदार ने एक कागज निकाला और रामू को देते हुए कहने लगा, देखो रामू, मैंने इस पर्ची के ऊपर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और यह लिख दिया है कि तुम्हारा कर्ज खत्म हो चुका है। रामू हाथ जोड़कर जमींदार से कहने लगा, मालिक, मुझे तो पढ़ना लिखना आता नहीं है। आपने बोल दिया, बस इतना ही काफी है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तभी रामू के अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए चालाकी से जमींदार ने उसको पानी लेने के लिए भेज दिया। और जैसे ही रामू पानी लेने के लिए अंदर गया, जमींदार ने वह कागज छुपा कर रख दिया और रामू को दोबारा कर्जा दिया है। ऐसा लिखकर उसने रामू को दूसरा कागज थमा दिया। रामू वो कागज लेकर वहां से चला गया। वहां से जाते ही रामू सोच रहा था, अच्छा हुआ कि मेरा कर्जा निपट गया। ऊपर वाले की कृपा से मेरी बेटी की शादी भी अच्छे से हो गई और बेटा भी कमाने लगा। अब मुझे और क्या चाहिए? इस तरह से रामू अब निश्चिंत हो गया। ऐसे ही कुछ दिन बीते, सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी अचानक एक दिन जमींदार के कुछ लोग रामू के घर पर आ गए। कहने लगे, रामू, ओ रामू, जल्दी से बाहर आ। बोलो भाई, क्या बात है? क्यों चिल्ला रहे हो? रामू, तुमने जो जमींदार जी से कर्जा लिया था वह तुमने अभी तक नहीं लौटाया। हम वही कर्जा वसूल करने के लिए आए हैं। ये सुनकर रामू हैरान रह गया और बोला, अरे भाई, ये तुम क्या कहते हो? मैंने तो जमींदार जी का सारा पैसा सूद समेत वापस लौटा दिया है। तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई होगी। हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई और ज्यादा भोले मत बनो। चुपचाप हमारे मालिक का पैसा लौटा दो। ये नौटंकी किसी और के सामने करना, वरना हमें पैसे निकलवाने के और भी तरीके आते हैं। और तुम तो अपने आप को भगवान कृष्ण का भक्त कहते हो ना, और अभी तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही होगी। अरे भाई, यह क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो? मेरे भगवान ने मुझे ऐसा छल कपट करना नहीं सिखाया।
मैंने कहा ना कि मैंने सारा कर्जा लौटा दिया है, मैं खुद गया था लौटाने के लिए। तुम जाकर जमींदार साहब से पूछ लो। हमारे मालिक ने ही तो भेजा है हमें यहाँ पर। हमारे मालिक क्या पागल हैं जो बिना किसी वजह से हमें तुम्हारे पास पैसा लेने के लिए भेजेंगे? तुम नाटक करना बंद करो और चुपचाप पैसे निकालो, वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। तुम्हें हम सिर्फ 2 दिन की मोहलत देते हैं। 2 दिन के अंदर अंदर कुछ भी करके जमींदार साहब का कर्ज चुका दो, वरना अंजाम क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। जमींदार के आदमी रामू को डरा धमका कर वहां से चले गए। रामू बहुत ही परेशान हो गया, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह दौड़ा दौड़ा जमींदार के घर पहुंच गया और कहने लगा, जमींदार जी, ये सब क्या हो रहा है? आपके लोग मेरे घर पर पैसा मांगने के लिए क्यों आए थे? मैंने तो अपने हाथों से आपको सारा पैसा लौटा दिया था ना। यह सुनकर जमींदार कहने लगा, रामू, ये तुम क्या कह रहे हो? पिछली बार तुम मेरे पास पैसे लौटाने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें और भी पैसा दिया था। अब बहुत दिन हो चुके हैं, मेरा सारा पैसा वापस लौटा दो। इसीलिए मैंने अपने आदमी तुम्हारे घर पर भेजे थे, लेकिन तुम तो सीधा मुकर ही गए हो। तुम तो बहुत ईमानदारी की बातें करते थे ना, कहाँ गई तुम्हारी ईमानदारी? मैंने तुम्हें बिना कुछ भी गिरवी रखे पैसे दिए थे। यह मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम्हें पैसा दिया। रामू को यह सुनकर गुस्सा आ गया और वह कहने लगा, जमींदार, तुम इतने झूठे और मक्कार इंसान निकलोगे, यह तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो तुम्हें एक बहुत ही अच्छा इंसान समझता था। अब मुझे समझ में आया कि बिना कुछ गिरवी रखे हुए तुमने मुझे पैसा क्यों दिया था। तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। याद रखना, उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। वह इंसाफ जरूर करेगा। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। यह सुनकर जमींदार कड़क आवाज में बोला, यह सब भाषण किसी और के सामने देना। मुझे तो मेरा पैसा चाहिए। मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर तुमने इन 2 दिनों में मेरा पैसा मुझे नहीं लौटाया तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तुम जानते नहीं कि मेरे आदमी मेरे एक इशारे पर तुम बाप बेटे का क्या हाल कर देंगे। अब यहाँ से निकलो, मुझे और भी काम है। निराश होकर रामू वहां से वापस आ गया। वो काफी परेशान था। रामू न्याय पाने के लिए गांव के कोतवाल के पास जाने का फैसला कर लेता है। रामू अगले दिन कोतवाल के घर पर पहुंचा और उन्हें जमींदार की सारी सच्चाई बताई। और उसी दिन कोतवाली शुरू हुई। कोतवाल कहने लगा, रामू ने जमींदार पर आरोप लगाया है कि जमींदार ने रामू के साथ धोखाधड़ी की है। रामू का कहना है कि उसने जमींदार से अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ रकम उधार ली थी और सूद समेत उसे वापस भी लौटा दी थी। लेकिन जमींदार का कहना है कि रामू ने उसे पैसे नहीं लौटाए। जमींदार, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? कोतवाल जी, रामू मेरे पास आया था। उसने कहा था कि उसकी बेटी की शादी के गहने और पैसे चोरी हो गए हैं। रामू ने मुझसे पैसे मांगे और मैंने उसकी हालत पर तरस खाकर उसे बिना कुछ भी गिरवी रखे पैसे दे दिए। मुझे नहीं मालूम था कि रामू ऐसा आदमी निकलेगा। मैंने आवश्यकता के समय उसकी सहायता की और रामू ने मेरे साथ ही धोखा कर दिया। रामू ने मुझे कोई पैसे नहीं लौटाए और यह सारे गांव वालों से कहता फिरता है कि उसने मुझे पैसे लौटा दिए हैं। यह सुनकर रामू ने कहा, नहीं साहब, ये झूठ बोल रहा है। मेरे बेटे रतन ने बहुत ही मेहनत करके पैसे कमाए थे और जमींदार को मैंने पैसे लौटा भी दिए थे। मेरे बेटे को गांव में कोई काम नहीं मिला था, इस वजह से उसने शहर जाकर काम ढूंढा और जी तोड़ मेहनत की, पैसे कमाए और मैंने जमींदार का कर्जा वापस कर दिया। जमींदार झूठ बोल रहा है, मेरा विश्वास कीजिए कोतवाल साहब। मैंने खुद जाकर जमींदार को सुद समेत पैसे वापस लौटा दिए थे। रामू की बात सुनकर कोतवाल ने कहा, रामू, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने जमींदार के पैसे लौटा दिए हैं? जी, मेरे पास एक पर्ची है जो खुद जमींदार ने मुझे दी थी और उस पर लिखा था कि मैंने सारा कर्जा कर दिया है। जमींदार ने उस कागज पर हस्ताक्षर भी किए थे। यह कहते हुए रामू ने वह पर्ची कोतवाल को दे दी जो जमींदार ने उसे दी थी। कोतवाल जी वह पर्ची देखने लगा और रामू से कहने लगा, रामू, क्या तुम जानते भी हो कि इस पर्ची में क्या लिखा है? जैसा तुमने कहा है वैसा तो इस पर्ची पर कुछ भी नहीं लिखा।
इस पर तो लिखा है कि तुमने जमींदार से और भी कर्जा लिया है। यह सुनकर रामू हैरान होते हुए कहने लगा, यह सरासर झूठ है। जमींदार ने मुझसे कहा था कि उसने इस पर मेरा कर्जा खत्म हो गया है, ऐसा लिखा है और अपने हस्ताक्षर भी किए हैं। अब मैं ठहरा अनपढ़ गंवार आदमी, मैंने जमींदार की बात पर भरोसा कर लिया और ये कागज अपने पास रख लिया। मुझे नहीं मालूम था कि जमींदार मेरे अनपढ़ होने का फायदा उठा रहा है। अब बारी जमींदार के बोलने की थी। वह बोला, अब आप ही फैसला कीजिए कोतवाल जी, सबूत आपके सामने है। रामू सरासर झूठ बोल रहा है। इसने मुझे कोई पैसे नहीं लौटाए, बल्कि इसने मुझसे और भी पैसे उधार लिए थे। अब आप ही इंसाफ कीजिए। कोतवाल ने कुछ सोचकर कहा, सारे सबूत तो यही कहते हैं कि जमींदार सच बोल रहा है। फिर भी रामू, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। कल कोतवाली में तुम्हें अपनी बेगुनाही का सबूत देना होगा और आज की सभा यहीं समाप्त होती है। रामू बहुत ही परेशान था। वह सीधा अपने घर गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु, मेरी सहायता कीजिए, मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ। मैंने जमींदार को सारा कर्जा लौटा दिया था, फिर भी जमींदार मुकर गया है। अब आपके सिवाय मेरा और कोई सहारा नहीं है। आप तो अंतर्यामी हैं, आपको सब पता है, आपसे भला क्या छुपा है। मैंने जमींदार को पैसे लौटाए तो वहां पर कोई और मौजूद नहीं था, लेकिन आप तो मौजूद थे ना। भले ही किसी ने ना देखा हो, लेकिन आपने तो सब कुछ देखा है कि जमींदार का पैसा मैंने वापस लौटा दिया था। मेरी लाज रखो प्रभु, वरना मुझे सबके सामने अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। आज आपको अपने भक्त की लाज रखनी ही पड़ेगी। उस जमींदार ने ऐसा षड्यंत्र रचा है कि उसके षड्यंत्र को पार करना अब मेरे बस की बात नहीं है। मेरे पास आपके अलावा अब कोई सबूत नहीं है। आप ही मेरे गवाह हैं और आप ही मेरे सबूत हों। अभी रामू ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। रामू ने दरवाजा खोला तो उसके सामने एक नौजवान खड़ा था। कौन हो भाई तुम और तुम्हें किससे मिलना है? मेरा नाम माधव है और मुझे आपके बेटे रतन ने भेजा है, जो कि शहर में नौकरी कर रहा है ना। बात यह है कि मैं पास के ही गांव प्रीतमपुर में रहता हूं। मैं और रतन दोनों शहर में एक साथ ही नौकरी करते हैं। रतन के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए थे। वह पैसे उसने मेरे पास आपके लिए भिजवाए हैं। क्योंकि मैं अपने गांव प्रीतमपुर आ रहा था तो उसने ये पैसे मुझे थमा दिए और आपको देने के लिए कहा। रामू अपने बेटे के दोस्त को देखकर बहुत ही खुश हुआ और उसने कहने लगा, आओ बेटा माधव, आओ, तुम भी मेरे बेटे जैसे ही हो। और फिर उसे घर के अंदर बुला लिया। रामू ने माधव की खूब आओ भगत की, उसे खाना खिलाया। माधव ने अपने साथ लाए हुए पैसे रामू को थमा दिए और कहने लगा, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अपने गांव निकलना होगा। बेटा, अब तो दिन ढल चुका है और तुम आज की रात यहीं पर रुक जाओ, सुबह चले जाना। माधव इस बात पर राजी हो गया। इसके बाद वे दोनों बैठकर बातें करने लगे। बातों ही बातों में रामू ने माधव को अपनी सारी आपबीती बता दी कि किस तरह से जमींदार ने उसके साथ धोखा किया और जो कर्जा वह वापस कर चुका है, उस कर्जे के लिए जमींदार उसे बदनाम कर रहा है। रामू की सारी व्यथा सुनकर माधव कहने लगा, रामू काका, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि कल सुबह तक कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकल आएगा। ईश्वर ने चाहा तो भरी कोतवाली में आपकी बेगुनाही साबित हो ही जाएगी और उस जालिम जमींदार का भांडा फूट जाएगा। कल मैं भी आपके साथ पंचायत में चलूंगा। ठीक है बेटा, तो तुम भी मेरे साथ कोतवाली में चलना। मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे मेरा बेटा ही मेरे साथ है। आधी रात तक बातें करने के बाद वे दोनों सो गए। अगली सुबह जब कोतवाली शुरू हुई तो सभी पंच, जमींदार, रामू, माधव और कोतवाल सहित गांव के कई लोग वहां पर मौजूद थे। जब कोतवाली की कार्यवाही शुरू हुई तो जमींदार सोचने लगा कि आज तो मजा आने वाला है। आज भरी सभा में रामू की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी और अपने आप को यह बहुत ही रईस खुददार समझता है ना। आज इसकी सारी खुददारी चूर चूर हो जाएगी। आज के बाद यह किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। जब सभी लोग वहां पर जमा हो गए तो कोतवाल ने कहा, बोलो रामू, जमींदार के खिलाफ आज तुम क्या सबूत लेकर आए हो? रामू आंखों में आंसू लिए हुए इधर उधर देखने लगा। जमींदार रामू को देखते हुए बोला, कोतवाल जी, आप भी किसकी बातों में आ गए? इस रामू की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए। जब रामू मेरे पास आया था तो इसने पैसे दोबारा से उधार लिए थे।
अब आप समय बर्बाद मत कीजिए और अपना फैसला सुना दीजिए। जमींदार की बात सुनकर कोतवाल ने कहा, काफी देर हो चुकी है, हम और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हमने फैसला कर लिया है, जमींदार सच बोल रहा है। इससे आगे कोतवाल जी कुछ और कहने ही वाले थे, उतने में ही एक आवाज आई। रुकिए कोतवाल जी, मैं इस जमींदार की सारी सच्चाई को जानता हूँ। ये सुनकर सारे गांव वाले उस नौजवान की तरफ देखने लगे, जबकि जमींदार हैरान रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस नौजवान को देखकर कोतवाल ने कहा, वो तुम कौन हो? पहले तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। ये माधव है, मेरे बेटे रतन का मित्र। अच्छा नौजवान, अब यह बताओ, जब रामू जमींदार के यहाँ पर पैसे देने गया था तो क्या हुआ था? कोतवाल जी, उस दिन रामू ने जमींदार के सारे पैसे सूद समेत वापस लौटा दिए थे। यहाँ तक कि जमींदार ने एक पर्ची के ऊपर अपने हस्ताक्षर किए और उस पर लिख दिया था कि रामू, अब तुम्हारा सारा कर्जा जमा हो चुका है। लेकिन रामू के अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए जमींदार ने वह पर्ची छुपा दी थी और दूसरी पर्ची पर लिख दिया कि रामू ने उससे और भी ज्यादा कर्ज लिया है। यह सुनकर जमींदार एकदम से बोला, कोतवाल जी, यह माधव झूठ कहता है। यह तो वहां पर था भी नहीं। यह कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है। यह कोई बहरूपियां है जिसे रामू कहीं से झूठी गवाही देने के लिए लेकर आया है। अगर यह सच बोल रहा है तो उससे पूछिए कि इसके पास क्या सबूत है। इस बात पर कोतवाल ने कहा, हाँ भाई, माधव बोलो। हम सिर्फ तुम्हारी गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते, तुम्हें अपनी सच्चाई का कोई सबूत तो देना ही पड़ेगा। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे तुम यह बात साबित कर सको? अगर आपको भरोसा नहीं है तो किसी को जमींदार के घर भेजिए। घर में ढूंढने पर आपको खाते की लाल रंग की पुस्तक पड़ी हुई मिलेगी। उसके अंदर एक फटा हुआ पर्चा मिलेगा जिस पर जमींदार ने खुद लिखा था कि रामू का सारा कर्जा चुकता हो चुका है और उस पर जमींदार ने खुद के हस्ताक्षर भी किए थे। यह सुनकर तो जमींदार के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। वह सोचने लगा, कौन है यह आदमी और इसको सारी बातों का कैसे पता चल गया? कोतवाल अपने आदमियों को जमींदार के घर भेजता है। सारे गांव वाले आश्चर्य और गुस्से से जमींदार की ओर देख रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद कोतवाल द्वारा भेजे गए सैनिक जमींदार के घर पहुंच गए। उन्होंने पूरे घर तलाशना शुरू किया। थोड़ी ही देर में उन्हें अलमारी में लाल रंग की पुस्तक में पर्ची मिली। साथ ही उन्हें रामू के घर से छुड़ाए हुए जेवर भी मिले और वह सामान उसने कोतवाल जी को दे दिया। वह देखकर कोतवाल की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। रामू ने देखा कि उसकी बेटी राधिका की शादी के जेवर भी जमींदार के घर ही मिले हैं। रामू का दिल सहम गया। कोतवाल भी सोच में पड़ गया और बोला, ये सब क्या है जमींदार? तुम इतनी नीच हरकत कैसे कर सकते हो? हम सभी ने यह कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने धनवान होने के बावजूद भी इतनी गिरी हुई हरकत करोगे। तुमको शर्म नहीं आती? रामू जैसे भोले भाले आदमी पर तुमने धोखाधड़ी का इल्जाम लगवाया, सारे गांव वालों और कोतवाली को गुमराह किया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कोतवाल जी, रामू ने कभी किसी के साथ कोई छल कपट नहीं किया। वह तो निस्वार्थ और स्वाभिमान से जीने वाला आदमी है। उसका स्वाभिमान ही उसके लिए सब कुछ है। मैं तुम्हारा सारे गांव वालों की तरफ से और कोतवाली की तरफ से आभारी हूँ। अगर तुम ना होते तो मैं गलत फैसला सुना देता। तुम्हारी वजह से ही आज सच्चाई की जीत हुई है। अब मैं सारे गांव वालों के सामने यह फैसला सुनाता हूँ कि जमींदार को मुआवजे के तौर पर रामू को चोरी की हुई रकम की दुगनी रकम देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर रामू के घर पर चोरी ना होती तो उसे कर्जा उठाने की आवश्यकता ही ना पड़ती और उसे इतनी परेशानियों का सामना ना करना पड़ता। और इस तरह से आखिर में सच्चाई की जीत हुई। गांव में भोला नाम का एक आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसकी बेटी थी। उस आदमी का नाम तो भोला था, लेकिन गांव के लोग उसे भोलू कहकर बुलाते थे। उसका जीवन गरीबी में कट रहा था। भोला गांव में ही छोटी मोटी मजदूरी या लोगों के खेतों में काम करके अपना जीवन चला रहा था। उसकी आमदनी बहुत ही कम थी। कभी कभी तो हालात ऐसे आ जाते कि भोला और उसके परिवार को भूखा ही सोना पड़ता था, लेकिन फिर भी भोला एक बहुत ही संतुष्ट और दयालु आदमी था। एक दिन की बात है, जब भोला शाम के समय अपने घर में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर एक उदासी थी। उसकी बेटी सुमन उसे देखकर पूछने लगी, पिताजी, क्या आज खाने का कुछ इंतजाम हुआ? भोला बोला, बेटी,
बड़ी ही मुश्किल से 4 आने की मजदूरी मिली थी, उनसे मैं आटा लेकर आया हूँ। ये आटा गूंद कर तुम रोटियां बना लो और तुम दोनों माँ बेटी खा लेना। सुमन ने कहा, पिताजी आप क्या खाएंगे? भोला बोला, बेटी मैं कुछ नहीं खाऊंगा, बस तुम दोनों ही खा लेना। उसकी बेटी सुमन ने जल्दी जल्दी से आटा गूंथा और 2 रोटियां बना ली। एक थाली में प्याज काटे और उन पर नमक मिर्च डाला और फिर बोली, पिताजी खाना तैयार है। भोला ने जब खाने की थाली को देखा तो वो मन ही मन अपनी गरीबी पर बहुत दुखी हो रहा था। उसने कहा, नहीं बेटी तुम दोनों खा लो। सुमन बोली, पिताजी अगर खाना खाएंगे तो तीनों एक साथ खाएंगे, वरना नहीं खाएंगे। इतने में दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। भोला उठकर दरवाजे पर आया तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी दरवाजे पर खड़ा था। भोला ने पूछा, कहो बाबा क्या बात है? बूढ़ा आदमी बोला, बेटा 2 दिन से भूखा हूँ, तुम्हारे पास जो 2 रोटियां हैं वो मुझे दे दो। बूढ़े की बात सुनकर भोला हैरान हो गया और बोला, बाबा तुम्हें कैसे मालूम कि मेरे पास 2 रोटियां हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा बस यूं समझ लो कि ईश्वर की मर्जी से मुझे ये सब मालूम हो गया है। ठीक है बाबा, आप यहीं पर रुकिए, मैं रोटियां लेकर आता हूँ। भोला जाने के लिए मुड़ा तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, ठहरो बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम और तुम्हारा परिवार सुबह से भूखा है, इसलिए मैं तुम्हारी रोटियां मुफ्त में नहीं लूंगा। मेरे पास मुट्ठी भर चावल है, ये तुम उन 2 रोटियों के बदले में मुझसे ले लो। ये कहकर उस बूढ़े आदमी ने भोला को 1 मुट्ठी चावल दे दिए। भोला बूढ़े की इस हरकत पर बहुत ही हैरान था। वो बोला, नहीं बाबा, इन चावलों की क्या आवश्यकता है? आप अपने चावल अपने पास ही रखिए, मैं आपको रोटियां ऐसे ही दे दूंगा। बूढ़ा आदमी बोला, नहीं बेटा, मैं ये चावल तुम्हें देकर ही रोटियां लूंगा। और फिर भोला अंदर चला गया और रोटियां उठाकर ले आया। उसने चावल लेकर वो रोटियां बूढ़े आदमी को दे दी। बूढ़े आदमी ने कहा, आज तुमने बहुत ही फायदे का सौदा किया है। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। जब भोला अंदर आया तो उसकी पत्नी और बेटी भूखी थी। भोला ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, मैंने वो दोनों रोटियां उस भूखे आदमी को दे दी। भोला को अंदेशा था कि उसकी पत्नी और बेटी इस बात पर नाराज हो जाएंगी, परंतु उसकी बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी आपने अच्छा ही किया, ये तो एक बहुत ही नेक काम है। तभी उसकी पत्नी ने पूछा, अरे ये तुम्हारे हाथ में क्या है? भोला बोला, थोड़े से चावल हैं, वो बूढ़ा आदमी उन रोटियों के बदले में मुझे ये चावल दे गया। वो कह रहा था कि आज तुमने बहुत ही फायदे का सौदा किया है। भोला की बेटी बोली, लेकिन इन चावलों को अगर मैं पकाऊंगी तो ये एकने वाले से ज्यादा नहीं बनेंगे, भला इनसे हमारा क्या होगा? भोला बोला, तुम ठीक कहती हो बेटी, ना जाने उस बूढ़े आदमी ने क्या सोचकर ये चावल मुझे थमा दिए। फिलहाल तुम ऐसा करो कि ये चावल तो हमारे किसी काम के हैं नहीं, कोई चिड़िया इन्हें खा लेगी। तुम ये मुट्ठी भर चावल हंडिया में रख दो, सुबह जब कोई चिड़िया दाना चुगने के लिए आए तो उसकी आगे डाल देना। भोला के बेटी सुमन ने अपने पिता की बात को मान लिया और उन मुट्ठी भर चावलों को एक हंडिया में रख दिया। फिर वे तीनों भूखे पेट ही सो गए। खाली पेट उन्हें नींद तो नहीं आ रही थी, वे लोग करवटें ही बदल रहे थे। अभी उन्हें लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी कि भोला की बेटी सुमन के नाक में ताजा पके हुए चावलों की खुशबू आने लगी। उसने कई बार जोर से सांस ली और फिर चौंक कर उठ गई। वो सोचने लगी, कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है। तभी भोला ने पूछा, बेटी क्या हुआ, तुम उठ क्यों गई? सुमन बोली, क्या आपको भी चावल पकने की खुशबू आ रही है? भोला ने कहा, हाँ बेटी, खुशबू तो आ रही है। सुमन बोली, भला इतनी रात को कोई चावल क्यों पकाएगा? पिताजी, कहीं ये खुशबू उन चावलों में से तो नहीं आ रही जो उस बूढ़े बाबा ने हमें दिए थे? भोला कहने लगा, अरे बिटिया, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? भला कच्चे चावलों में से खुशबू कैसे आ सकती है? सुमन बोली, लेकिन ये खुशबू तो पुलाव की है। कुछ भी हो पिताजी, देख लेने में क्या हर्ज है। ये कहकर सुमन उठी, उसने दिया जलाया और हंडिया के पास गई जिसमें चावल रखे हुए थे।
उसके नाक में अभी भी खुशबू आ रही थी। जब उसने हंडिया का ढक्कन उठाया तो उसके मुंह से चीख निकल गई। भोला और उसकी पत्नी दोनों घबराकर उसकी तरफ दौड़े। उन्होंने देखा कि हंडिया पुलाव से भरी हुई थी। काफी देर तक उन तीनों के मुंह से कोई बात नहीं निकली। वे तो बस आंखें फाड़े हुए पुलाव को ही देखते रहे। सुमन ने कहा, पिताजी, अब आपको समझ में आया कि उस बूढ़े आदमी ने हमसे ये क्यों कहा था कि ये एक फायदे का सौदा है? भोला ने कहा, हाँ बेटी, अब पता चल गया कि वो बूढ़ा आदमी अवश्य कोई पहुंचा हुआ फकीर था और हमारी सहायता करने के लिए आया था। इसके बाद उन तीनों ने मजे से पुलाव खाया और फिर आराम से सो गए। सुबह जब वे तीनों उठे तो उनके पेट अभी भी भरे हुए थे। भोला बोला, बेटी, कहीं रात को हम तीनों ने कोई सपना तो नहीं देखा था जिसमें हम तीनों ने पुलाव खाया था? बेटी बोली, लेकिन पुलाव तो हम तीनों ने खाया था। भला हम तीनों एक जैसा सपना कैसे देख सकते हैं पिताजी? इसके बाद सुमन ने जैसे ही हंडिया को धोने के लिए उठाया तो वो देखकर हैरान रह गई कि हंडिया में कच्चे चावल जो के त्यों मौजूद थे। वे तीनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सुमन ने कहा, ठहरो पिताजी, मैं अभी इन चावलों की आपको एक दूसरी करामात दिखाती हूँ। उसने हंडिया को ढाका और बोली, आज हमारा खीर खाने का मन हो रहा है। उसके कहने की देर थी कि कुछ ही पलों के बाद खीर की खुशबू आने लगी। जब हंडिया के मुंह से ढक्कन को उठा के देखा तो वो खीर से भरी हुई थी। सबने खीर का नाश्ता किया और फिर भोला काम की तलाश में घर से निकल गया। उस दिन के बाद से भोला और उसके परिवार को खाने पीने की कोई कमी न रही। वे जैसे चाहते वैसे चावलों के पकवान बना के खा लेते। एक दिन की बात है, भोला के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने 4 आदमी खड़े थे। वे चारों कहने लगे, हम मुसाफिर हैं, काफी लंबा सफर तय करके आए हैं और अब थक चुके हैं। हम यहाँ पर एक रात गुजारना चाहते हैं। भोला, जो दिल का साफ और बहुत ही दयालु इंसान था, कहने लगा, चिंता की कोई बात नहीं है, आप लोग यहाँ पर रात बिता सकते हैं। इसके बाद भोला ने मेहमानों को एक तरफ बिठाया और अपनी बेटी के कान में कहने लगा, अब हम क्या करें? उस फकीर के चावल तो इतने से ही बनते हैं कि हम तीनों का गुजारा हो सके, लेकिन आज तो हमारे पास 4 मेहमान और आ गए हैं। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम बाजार से खरीद कर इन्हें कुछ खिला सकें। उसकी बेटी सुमन ने कहा, पिताजी, मेरे ख्याल से हम उन चावलों को सिर्फ हंडिया में ही रखते हैं और हमें वो हंडिया भरी हुई मिलती है। क्यों ना आज इन चावलों को एक बड़े से पतीले में डालकर देखें? इसके बाद सुमन ने उन चावलों को एक बड़े से पतीले में डाला और उन्हें चूल्हे पर रखा और बोली, आज हमें पुलाव खाना है। कुछ ही पलों के बाद वो पतीला पुलाव से भर गया। पुलाव की खुशबू मेहमानों तक भी पहुंच गई। अब तो उनकी भूख और भी ज्यादा बढ़ गई थी। भोला ने फटाफट मेहमानों के लिए भोजन परोस दिया। पुलाव इतना अच्छा बना था कि मेहमान उंगलियां चाटते रह गए। सुबह जल्दी उठकर वे सभी भोला को धन्यवाद करते हुए अपने आगे के सफर पर रवाना हो गए। वो चारों मुसाफिर असल में राजा के सैनिक थे जो अपने गांव से वापस लौट रहे थे। जब वे लोग वापस महल में पहुंचे तो उन्होंने इस खाने के बारे में बाकी सभी लोगों को बताया। उड़ते उड़ते ये खबर सैनिकों से होती हुई सेनापति के कानों तक जा पहुंची। सेनापति के मन में भी ये जानने की उत्सुकता हुई कि आखिर उसके गांव में ऐसा कौन सा गरीब आदमी आ गया जिसके पुलाव के चर्चे यहाँ तक पहुँच गए। और सेनापति ने भोला के यहाँ पर जाने का फैसला किया। अगले दिन सेनापति ने एक साधारण आदमी का वेश बनाया और घूमते घूमते भोला के घर जा पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। भोला ने दरवाजा खोला तो सेनापति ने भी वही कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ और मुझे रात बिताने के लिए आसरा चाहिए। अपनी आदत के मुताबिक भोला ने उसे घर के अंदर बुला लिया और वो दोनों बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। काफी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद जब खाने का समय हुआ तो भोला ने पूछा, आप क्या खाना पसंद करेंगे, पुलाव या खीर? सेनापति ने कहा, अगर खीर मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। काफी समय हो गया मैंने खीर नहीं खाई। भोला ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, हमारे घर में बहुत ही अच्छी खीर बनती है, आपको अवश्य ही पसंद आएगी। इतना कहकर भोला घर के अंदर चला गया और अपनी बेटी से बोला,
आज जो मेहमान हमारे घर में रुका है उसका खीर खाने का मन है। भोला की बेटी ने एक बड़े से पतीले में फकीर के दिए हुए चावल रखे और उन्हें चूल्हे पर रख दिया। थोड़ी ही देर में खीर पककर तैयार हो गई। खीर की खुशबू इतनी अच्छी थी कि सेनापति से रहा नहीं जा रहा था। जब खीर सेनापति के सामने परोसी गई तो उसने डट कर खाई। खाना खाकर सभी लोग सो गए। सुबह वापस जाने से पहले सेनापति ने नाश्ता करने की फरमाइश की। भोला ने अपनी बेटी से कहकर नाश्ते में पुलाव बनवा लिया। सेनापति ने जब पुलाव चखा तो हैरान रह गया। ऐसा पुलाव तो उसने अपनी सारी जिंदगी में नहीं खाया था। उसने भोला से कहा, आपके घर में बहुत ही अच्छा खाना बनता है। और जाने से पहले सेनापति ने 2 सोने की अशर्फियां भोला की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप ये उपहार मेरी तरफ से रख लीजिए। भोला बोला, नहीं श्रीमान, आप हमारे यहाँ मेहमान हैं और मेहमान से हम कोई कीमत नहीं वसूल करते। हमने इंसानियत के नाते आपको अपने घर में आसरा दिया था, इसलिए मैं ये अशर्फियाँ नहीं ले सकता। सेनापति ने काफी जोर लगाया, लेकिन भोला ने वो अशर्फियाँ नहीं ली। सेनापति को भोला की ये बात बहुत ही पसंद आई और आखिरकार वो भोला को धन्यवाद कहकर वापस महल में लौट गया। महल पहुंचकर वो सीधा राजा के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज, क्या आप जानते हैं कि हमारे राज्य के एक छोटे से गांव में एक ऐसा गरीब आदमी रहता है जो ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करता है जैसा हमारे महल का रसोइया भी नहीं बनाता होगा। राजा ने कहा, सेनापति, भला ये कैसे हो सकता है? ये हमारा शाही रसोइया है, उसके मुकाबले का खाना कोई नहीं बना सकता। सेनापति बोला, मैं सच कहता हूँ महाराज, मैंने कई बार आपके महल की दावत में शाही रसोइये का बनाया हुआ खाना खाया है, लेकिन उस गरीब आदमी के बने हुए पकवानों के सामने वो कुछ भी नहीं है। सेनापति की बात सुनकर राजा बोला, अगर ऐसी बात है तो उस गरीब आदमी को महल में लाया जाए। मैं उसका मुकाबला हमारे शाही रसोइये से करवाऊंगा। अगर उसका बनाया हुआ खाना इतना ही स्वादिष्ट है जितना कि तुम बता रहे हो, तो शाही रसोइये को नौकरी से निकालकर मैं उस गरीब आदमी को ही अपने महल में रसोइये की नौकरी दे दूंगा। राजा का आदेश पाते ही सेनापति अपने कुछ सिपाहियों के साथ भोला की झोपड़ी पर जा पहुंचा। बेचारे गरीब भोला ने जब अपने घर पर सिपाहियों को देखा तो वो बहुत ही घबरा गया और पूछने लगा, हजूर, मुझ गरीब से ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो महाराज ने अपने सिपाहियों को भेजा है? सेनापति ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं है। बात दरअसल ये है भोला कि हमारे महाराज तुम्हारे घर का बना हुआ खाना खाना चाहते हैं। भोला ने डरते डरते कहा, लेकिन हम तो बहुत ही मामूली सा खाना बनाते हैं। सेनापति बोला, हमारे महाराज भी वही मामूली सा खाना खाना चाहते हैं। तुम बिना किसी डर के हमारे साथ चलो और महाराज को अपना बनाया हुआ खाना खिलाओ। इसके बाद भोला ने ये बात अपनी पत्नी और बेटी को बताई और फिर फकीर के दिए हुए चावल एक हंडिया में रखे और अपनी बेटी और पत्नी के साथ महल में पहुंच गया। जब वो महल में पहुंचे और राजा के सामने हाजिर हुए तो राजा ने उनसे कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हो। तुम्हारे बनाए हुए खाने का मुकाबला हमारे शाही रसोइये के बनाए हुए खाने से किया जाएगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? भोला ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। पहली तो ये कि हम खाना एक बंद कमरे में बनाएंगे ताकि हमारे खाना बनाने के तरीके को कोई देख ना सके। और दूसरी शर्त ये है कि हम सिर्फ चावलों से तैयार होने वाले व्यंजन ही बनाते हैं। महाराज ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। इसके बाद भोला, उसकी बेटी और उसकी पत्नी को एक बड़े से कमरे में भेज दिया गया। उन्होंने दरवाजा और खिड़कियां अंदर से बंद कर ली। कमरे में पहले से ही खाना बनाने की सारी सामग्री मौजूद थी। भोला की बेटी ने 2 बड़े बड़े पतीले चूल्हे पर रखे और फिर फकीर के दिए हुए चावलों में से थोड़े से चावल दोनों पतीले में एक एक करके डाल दिए। फिर मुस्कुराकर बोली, आज हमें एक पतीले में खीर और दूसरे में पुलाव चाहिए। कुछ ही पलों में एक पतीला खीर से भर गया और दूसरा पुलाव से। उनकी खुशबू पूरे महल में फैल गई। दूसरी तरफ शाही रसोइया अभी भी अपने खाने की तैयारी में ही लगा हुआ था। जब दोनों तरह के खाने तैयार हो गए तो राजा और उसके कुछ मंत्रियों के सामने परोसे गए। राजा ने भोला का पुलाव और खीर चखी और उत्साह से कहने लगा, आज तक मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया।
जबकि शाही रसोइये का बनाया हुआ खाना उसे साधारण सा लगा। राजा ने फैसला सुनाया, आज से भोला ही हमारे महल का शाही रसोइया होगा और मौजूदा शाही रसोइये को नौकरी से निकाला जाता है। भोला ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महाराज, मेरी आपसे एक विनती है, आप अपने शाही रसोइये को नौकरी से मत निकालिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की रोजी रोटी छिन जाए। और दूसरी बात यह है कि हम लोग सिर्फ चावलों के ही व्यंजन तैयार कर सकते हैं, बाकी तरह के पकवान आपको आपका शाही रसोइया ही बनाकर खिलाएगा। राजा को यह बात बिल्कुल ठीक लगी। उसने दोनों को अपने महल में शाही रसोइये के तौर पर रख लिया। अब भोला अपने परिवार के साथ महल में ही रहने लगा। राजा ने उसके रहने के लिए एक बहुत ही आलीशान कमरे का इंतजाम करवा दिया।